तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। कल पूरी रात पूरी दुनिया में एक सवाल और परेशान करने वाला सवाल था कि आज की सुबह क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से एक पूरी सभ्यता को ख़त्म करने और ये भी कि वो फिर लौट कर नहीं आ पाएंगे और पूरे ईरान को नेस्तो नाबूद करने की धमकी दी थी, उसके बाद यही था कि पता नहीं क्या होगा। यहाँ तक कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जिस तरीके के इशारा दिया, उससे ये लगा कि कहीं अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर हमला तो करने नहीं जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो 48 के बाद जापान के नागासाकी और हिरोशिमा ये दूसरी बार होता और हमला करने वाला वही अमेरिका होता है। और अगर अमेरिका ऐसा कर देता तो क्या बाकी के जो न्यूक्लियर संपन्न देश हैं ईरान के सपोर्ट में कहीं न्यूक्लियर वेपन की एक नई लड़ाई ना शुरू हो जाए। बहुत सारी चीज़ें थी, ईरान का क्या होगा, ईरान का हाल क्या होगा, और ट्रंप के वो धमकियाँ, ये सब कुछ चलता रहा। डेडलाइन ख़त्म हो रही थी ईरान को बर्बाद करने की इंडियन टाइम के हिसाब से आज सुबह 8:30 बजे। उस वक्त तेहरान में बजता सुबह के 6:30 और पूरी रात कल की भारी ट्यूसडे की। लेकिन शुक्र ऊपर वाले का कि सुबह जो एक खबर आई पूरी दुनिया में वो ये कि 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम हो गया, यानी सीज फायर हो गया। अब 2 हफ्ते तक न इजराइल न अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा और ईरान भी पलटकर इजराइल या अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। और जो जंग न्यूक्लियर वेपन से शुरू हुई और हॉर्मुज स्ट्रेट तक पहुंची थी, बात उसी पर आकर अटकी हुई थी। और ईरान ने फिर ये कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट जहाज़ों के लिए खोलेगा, और आज से खुला भी धीरे धीरे। पर सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि डेडलाइन ख़त्म होने से ठीक 90 मिनट पहले सब कुछ पलट गया। जो ट्रंप 5 अप्रैल से लगातार धमकी दे रहे थे, 48 घंटे में सिर्फ 90 मिनट बचा था उस धमकी पर अमल करने में, और वही ट्रंप फिर एक बयान जारी कर बिल्कुल पलटे हुए अंदाज में बहुत कुछ कहते हैं। तो इस सीज फायर के पीछे की असली कहानी क्या है? पेश है पूरी कहानी, और इस कहानी को समझने के लिए उस 90 मिनट से पहले के 48 घंटे के वक्त में हमें चलना होगा। 5 अप्रैल 2026 दोपहर के 1:03 हुए थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पर बयान आया, एक ऐसा बयान जिसने पूरी दुनिया को एक तरह से शर्मिंदा कर दिया था। ये पहली बार था किसी देश का राष्ट्र अध्यक्ष, किसी देश के प्रेसिडेंट एक बयान में एक देश को, उस देश की जनता को, उस देश की सरकार को गाली दे रहे हैं। बाकायदा वो शब्द इस्तेमाल हुआ था उस बयान में। और ये भी कि अब ईरान का ऊपर वाला ही मालिक है। साफ साफ धमकी कि अब बस ईरान गया और अब ईरान का कुछ नहीं हो सकता, और उस देश के लोगों को गाली दी। 5 अप्रैल 2026 दोपहर 1:03 की ये बात है। ईरान के इस बयान से पहला हड़कंप मच गया कि अब तो लगता है कुछ आर पार का होगा, क्योंकि वैसे भी जंग लंबी खिंच चुकी थी। इसके बाद 7 अप्रैल की तारीख आती है, 7 अप्रैल 2026 दिन ट्यूसडे, मंगलवार, और सुबह 8:06 पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहला बयान दिया था 5 अप्रैल को, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मतलब ट्यूसडे के दिन 48 घंटे की जो अल्टीमेटम थी कि मंगलवार की रात वो ईरान को बर्बाद कर देंगे, ईरान को तहस नहस कर देंगे, ईरान के बिजली घर, उसके ब्रिज, इन सबको बर्बाद कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा था पावर प्लांट डे और ब्रिज डे मनाया जाएगा उस दिन, ट्यूसडे के हिसाब से तारीख में। तो ये था कि उस रात बस क़यामत की रात होगी। आखिरकार वो ट्यूसडे आ गई, लेकिन अभी रात नहीं, डेडलाइन में कुछ घंटे बाकी हैं। ट्यूसडे को डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरा बयान जारी करते हैं 8:06 पर, और इस दूसरे बयान में वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, और आज रात ईरान खत्म, और ऐसी सभ्यता खत्म हो गई जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। अब सभ्यता ईंट, सीमेंट, गारे और इन सारी चीज़ों के नाम तो है नहीं। इंसान है तभी तो बाकी चीज़ें हैं। सत्ता है
तो सत्ता किससे, आप सिर्फ खाली कुर्सियों से और बाकी चीज़ों से नहीं कर सकते ना, हुकूमत तो इंसानों पर ही करते हैं। तो ईरान में भी कई करोड़ों लोग रहते हैं। अब पूरी ईरान की आप सभ्यता को ख़त्म करेंगे सिर्फ वहाँ की दीवारों, बिजली घरों, पुल को तो ख़त्म करके करेंगे नहीं। आप बम गिराएंगे, या जिसका शक था कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होती। तो सीधे सीधे धमकी दी, और ये दूसरी धमकी थी। इसके बाद उसी 7 अप्रैल की सुबह 6:09 का वक्त होता है, और अब उस रात डेडलाइन ख़त्म है और ईरान पर अमेरिकी हमला होने वाला है। अमेरिका ने टारगेट भी बता दिया कि हम ईरान के सारे बिजली घर और बाकी चीज़ों पर तबाही मचाएंगे। तेहरान से करीब 70 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है दमावंद। दमावंद में ही एक पावर प्लांट है जो तेहरान की 50% बिजली सप्लाई के लिए वहीं से बिजली आती है। दमावंद 70 किलोमीटर दूर तेहरान से। ये दमावंद पावर प्लांट, जो कि ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट में से एक, तो डेडलाइन के हिसाब से और धमकी के हिसाब से ये अमेरिकी बमबारी के टारगेट पर, निशाने पर। अब एक तस्वीर जारी करता है ईरान। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ईरानी एम्बेसी के थ्रू एक तस्वीर सामने आती है, और इस तस्वीर में एक शख्स है जो एक कलाकार है, एक म्यूजिशियन है, उसका नाम है अली गमसारी। ईरान को और सबको पता है कि इस डेडलाइन के ख़त्म होती है, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि पूरे सभ्यता को ही ख़त्म कर देंगे ईरान की, और टारगेट पर है ये दमावंद पावर प्लांट। अली गमसारी एक तार संगीत वाद्य यंत्र है, और उसके बड़े मशहूर तार के प्लेयर, वो ईरान में बड़े नामी हस्ती। अली गमसारी को पता था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर इस दमावंद पावर प्लांट पर भी हो। वो अपना तार उठाते हैं और जाकर उसी दमावंद पावर प्लांट के सामने एक जगह पर बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद तार बजाना शुरू कर देते हैं। मैसेज ये देते हैं कि ठीक है, अमेरिका हमला करेगा, उड़ा दे, मैं अपने संगीत के ज़रिए दुनिया में शांति का संदेश देना चाहता हूँ। ये वो तस्वीर है, और ये सब कुछ मंगल को हो रहा है, क़यामत की रात है, कुछ भी हो सकता है। और एक शख्स अली गमसारी, यही ईरानी नागरिक, वो जाकर वहीं बैठा है कि बम गिराओ, मेरा संगीत चालू है। इसके बाद अब धीरे धीरे मंगलवार की रात करीब आती जा रही है, डेडलाइन का वक्त बीतता जा रहा है, दुनिया सहमी हुई है कि इस रात क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से धमकी दे चुके हैं। अब होता यह है कि ईरान पर अमेरिकी बमबारी और ईरानी सभ्यता के नाम पर ईरान पर एक तरह से इतना बड़ा हमला कि न जाने कितने लोगों की जान जाए। अचानक 4 देशों में ट्यूसडे की शाम से ही फ़ोन लाइन शुरू हो जाता है। इनमें से एक इस्लामाबाद, एक बीजिंग, एक तेहरान और एक वाशिंगटन। अब जब 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला किया था ईरान पर, उसके बाद से तेहरान और वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन या फिर फ़ोन लाइन कनेक्शन सब कटा हुआ था। डायरेक्ट दोनों देश के कोई भी लीडर बातचीत नहीं कर रहे थे। ईरान का अच्छा दोस्त और सच्चा दोस्त है चीन, क्योंकि ईरान से ज़्यादातर जो हॉर्मुज़ के रास्ते तेल पहुंचता है, चीन उसका सबसे बड़ा ख़रीदार है। तो अब बातचीत होती है कि इस कैसे क़यामत की रात को टाली जाए या कम की जाए। उधर पाकिस्तान ने पेशकश की। अब इस्लामाबाद से वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वहाँ के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची, और उधर बीजिंग में बैठे हुए जिनपिंग के सलाहकार, ये आपस में बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद अगला फ़ोन जाता है वाशिंगटन तक। वाशिंगटन में बैठकर वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, इसके अलावा गल्फ़ के जो दूत हैं मिडिल ईस्ट के, विटकॉफ, और प्रेसिडेंट ट्रंप, ये वहाँ से बात कर रहे हैं। अब 4 देश उस डेडलाइन से पहले से करीब 8 घंटे पहले से बातचीत शुरू हो गई। अभी रात हुई नहीं है, शाम है, और तभी से बातचीत शुरू हो गई। कैसे इसको टाला जाए, बातचीत चल रही है। अब सवाल ये है कि कैसे किसको झुकाया जाए या मनाया जाए। ईरान ने फिर अपनी वो 10 सूत्री शर्तें रखी।
जो उसने जब 5 दिन का युद्ध विराम हुआ था तब भी रखी थी, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम नहीं मानेंगे, और वो कहने लगा कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका ने कोई शर्त नहीं रखी, 15 सूत्री मांग उस वक्त भी रखी थी, इस बार कोई नहीं थी। अब बातचीत का दौर जारी है। 40 दिन हो चुके हैं जंग को, हर तरफ से बर्बादी है। अमेरिका को ये था कि कुछ दिनों की जंग समझकर जंग में कूदा था, उसे मालूम नहीं था या यकीन नहीं था कि ईरान इतनी जंबी लंग को खींच कर ले जाएगा। F-35 जैसे कई प्लेन, जंगी जहाज, ड्रोन सब गिरा देंगे, और काफ़ी नुकसान हुआ। और इस जंग की वजह से खुद ट्रंप की पॉपुलैरिटी अमेरिका में कम हुई। लोग वहाँ ट्रंप के ख़िलाफ़ सड़कों पर उतर आए, नो किंग मूवमेंट चला ट्रंप के ख़िलाफ़। 90 लाख लोग एक ही दिन में 300 शहरों में सड़क पर थे। और ईरान ने एक काम ये किया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर ट्रंप पर और दबाव ला दिया, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से तेल गैस की कीमतें आसमान छूने लगी और ख़ुद अमेरिका में महंगाई बढ़ गई, तेल गैस की कीमत डबल हो गए। तो लोग गुस्से में, ट्रंप को ये भी पता। तो फिर बात हुई कि चलो बात तो करते हैं, कम से कम जंग को फ़िलहाल रोकते हैं और इस रात को तो टालते हैं जो क़यामत की रात है, जिस पर ट्रंप ने भयानक धमकी दे डाली है। तो अब एक साथ इस्लामाबाद, तेहरान, बीजिंग और वाशिंगटन में बातचीत चल रही है। बातचीत का नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, डेडलाइन करीब आती जा रही है और कुछ भी हो सकता है। तब ये हुआ कि ठीक है, वो 10 लाइन जो 10 मांगे हैं ईरान की, उस पर बात करते हैं। कुछ और इस मांग के अलावा भी ईरान ने अपने फार्मूला रखे थे, लेकिन उनको उस वक्त हटाया गया। फिर बात हुई कि चलो 10 मांगों पर बात करते हैं। अब इस्लामाबाद, बीजिंग, तेहरान और वाशिंगटन आखिरी फेज़ पे आते हैं। डेडलाइन ख़त्म होने में लगभग 2 से ढाई घंटा बाकी है। ईरान की 10 सूत्री मांगे वाशिंगटन तक पहुंचती हैं। उस पर एक एक मांग पर बात होती है। जो 10 मांग थे, डिमांड थे या शर्तें थी ईरान की, वो क्या क्या थी? पहली थी कि ईरान पर दोबारा हमला न करने की अमेरिका गारंटी दे। अब अमेरिका तो ईरान पर हमेशा हमला करता नहीं, ये पहली बार था। जून में किया था, लेकिन ये मतलब ओपनली ये पहली जंग थी। असल में इजराइल करता रहा। तो ईरान ये गारंटी मांग रहा था कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी दो। दूसरा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का ही कंट्रोल होगा, इस बात को आप मान लो। तीसरा था कि ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट को आप एक्सेप्ट करो, और उनका यह भी था कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। चौथा था कि ईरान पर लगे सभी तरह के सैंक्शन, प्रतिबंध वापस लो। पांचवा था कि यूनाइटेड नेशन और IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने जितने भी प्रपोजल पास किए हैं ईरान को लेकर, वो वापस ले लें। छठा था कि जंग में हुए नुकसान का हर्जाना दे, जो पिछले 40 दिनों से अमेरिका और इजराइल ने बमबारी कर ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया। सातवां था कि इस पूरे इलाके से, मिडिल ईस्ट खासतौर पर ईरान के इर्द गिर्द जो उन्होंने घेरा बनाया, अमेरिकी फोर्सेस वापस लौट जाएं, जो पहले 28 फरवरी से पहले के सीन थे वैसे ही हो। आठवां था कि लेबनान समेत आसपास के जितने भी बाकी जगहों पे मोर्चे पे जंग चल रही है उन सबको रोक दे। अब लेबनान पर अमेरिका नहीं, इजराइल हमला कर रहा था, तो इजराइल को भी आप कहो कि रोके। नवा था कि जो फॉरेन कंट्री में ईरान के एसेट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको सील कर दिया गया है, उसको आप रिलीज़ कर दें। 10वां था कि जो भी ये 10 शर्तें हैं, यह समझौता हो रहा सीज़ फायर को लेकर और जंग नहीं लेकर, इस पर सिर्फ अमेरिका और हम 4 देश या पाकिस्तान या चीन इनके भरोसे पे नहीं रहेंगे, बल्कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC इस पर दस्तखत करके इसको कानूनी मान्यता दे कि हाँ भाई, आप लोगों में ये समझौता हुआ और हम इसके गवाह हैं। ये 10 मांगे थी। अब ये था कि इससे पहले भी ये 10 मांगे थी, तब तो ट्रंप ने मानी नहीं। अब क्या, इधर डेडलाइन खत्म हो रही, याद रखिएगा, ट्यूसडे की रात शुरू हो चुकी है। एक एक चीज़ पर बात हुई। पहली चीज़, ईरान पर दोबारा हमला न करने की गारंटी। अमेरिका के लिए शर्त मारना बड़ा आसान था। उसने कहा ठीक है, मैं तो डायरेक्ट जंग में बार बार कूदूंगा नहीं। हाँ, इजराइल को समझा देंगे कि अगले कुछ सालों तक कम से कम गारंटी देगी ईरान पर हमला नहीं करेगा। अब अमेरिका इजराइल को बोलेगा तो इजराइल की इतनी हिम्मत या औकात नहीं है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाकर बिना बताए हुए ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि वो पहले भी मैंने कहा, इजराइल एक गोली भी बिना अमेरिका से पूछे हुए नहीं चलाता है।
तो अमेरिका के लिए बड़ा आसान शर्त है कि ठीक है, इजराइल को बोल दूंगा, हमला नहीं करेगा। तो पहली शर्त में कोई अड़चन थी नहीं। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल। ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान फौरन हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता खोल दे, क्योंकि दुनिया में तेल गैस की किल्लत उसी की वजह से है। ईरान ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं खोलेंगे, उसने सिर्फ ये कहा कि जो लोग अमेरिका की मदद कर रहे हैं हम उनके जहाज़ों को जाने नहीं देंगे। तो ईरान यहाँ पर भी अड़ावा नहीं था, उसने कहा कि ठीक है, हॉर्मुज स्ट्रेट का हम रास्ता खोल देंगे, लेकिन इस हॉर्मुज स्ट्रेट पर आप हमारे कंट्रोल को मान्यता दें, क्योंकि हमारे समुद्री सीमा में। तो अमेरिका को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं कि ठीक है, तमाम जहाज़ें आज से नहीं बरसों से गुजर रही हैं, गुजरती रहे। तो ये दूसरी शर्त पे भी कोई वो नहीं था कि नहीं मानेंगे। तीसरी थी कि ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट को आप एक्सेप्ट करो। बार बार ईरान यही कहता रहा है दुनिया को, अमेरिका को, कि हम यूरेनियम इनरिच या उसको शुद्ध कर रहे हैं, 60% तक किया है, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, हम परमाणु बम नहीं बना रहे। तो ईरान शुरू से उसकी लाइन यही रही, बोलता रहा। तो उसने कहा हम अब भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप दोबारा पूछो, दोबारा लिखाओ, हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो हमारे पास शुद्ध यूरेनियम है हम उसको बाहर भी नहीं जाने देंगे। आप उसको एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास है, वो जहाँ है रहेगा। आगे चलकर और शर्तें होंगी, बातचीत होगी, आपको निगरानी करनी, निगरानी भी कर लेना। तो इसमें भी कोई अड़चन नहीं थी। पांचवी थी कि यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने ईरान को लेकर कि तुम न्यूक्लियर बम बना रहे हो, सारे जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए या प्रपोजल रखा, उसको वापस ले लो। इसमें भी अमेरिका को कोई दुश्वारी नहीं थी, इसलिए कि ईरान कह रहा है कि भैया हम नहीं बना रहे परमाणु बम, तो ठीक है, नहीं बना रहे, भरोसा दे दो, हो गया, वापस ले लेंगे। अब इलाके से अमेरिकी फोर्सेस को बाहर निकालना, ये एक शर्त ये भी थी। ये जब तनाव हुआ, उससे पहले अमेरिकी फोर्सेस इस रीजन में नहीं थी। जो मिडिल ईस्ट के देशों में उसके अपने नेवल बेस हैं या आर्मी बेस हैं, वहाँ तो थी। तो यहाँ अभी जमावड़ा शुरू हुआ था, तो अमेरिका को वैसे भी हटाना, खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी कोई इशू नहीं। उसने कहा हम हटा लेंगे, और हटना शुरू भी हो गया है। लेबनान समेत सभी मोर्चे पर जंग रुकनी चाहिए। इस पर एक आकर मामला फंसा, और फंसा ये कि ठीक है, आपकी जंग लेबनान से नहीं है, लेकिन लेबनान से हूती और बाकी लोगों को ईरान सपोर्ट करता है। अमेरिका ने लेबनान पर हमला नहीं किया अभी तक, इजराइल कर रहा है। अब तो पिछले 10-15 दिनों से ये हो रहा था कि ये जंग ईरान और अमेरिका के बीच हो गई थी। इजराइल तो अपना मौके का फ़ायदा उठाकर उधर लेबनान पे बमबारी किया जा रहा था, क्योंकि उसको लेबनान पे कब्जा करना है, क्योंकि उसको ग्रैंड इजराइल बनाना है। वो कहानी फिर कभी। तो यहाँ पे था कि ये इन सारे रीजन में बंद करना। अब अमेरिका ने ये कहा ठीक है, इजराइल से बात करते हैं, लेबनान पर भी अब हम बमबारी रोकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी कोई मुश्किल नहीं है। जो ईरान की फॉरेन कंट्रीज़ में एसेट्स या बैंक अकाउंट्स हैं, उसको फ्रीज जो किया गया, उसको खुलवाना, उस पर भी फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन शर्तों के साथ एक वो चाहिए, भरोसा। तो वो भी नहीं, अगर शर्त हो गई, बातचीत हो गई, तो वो भी मान लेंगे। तो ये वो शर्तें थी जिससे अमेरिका को ना मानने की कोई बहुत बड़ी वजह नहीं थी। ले दे के मेन वही 3 चीज़ थी, यूरेनियम, स्ट्रेट हॉर्मुज और रीजन से फोर्स हटना, वो सारी चीज़ें लगभग हैं। अब एक चीज़ कि हर जाना दो जंग का, उसमें यहाँ एक बार और पेच फंस रहा था कि इतने पैसे ईरान पे खुद बमबारी की, तबाह तो अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, तो अब उसको बनाने के लिए पैसे कहाँ से दे। तो उसका एक रास्ता निकला, क्योंकि अमेरिका पैसे देता है तो अमेरिकी जनता खिलाफ हो जाएगी कि भैया पहले तो मारते हो, बम गिराते हो, फिर उनको तो मरम पट्टी के पैसे भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। तो उसका एक रास्ता निकला, और इस एक रास्ते से इस पूरे जंग की जो ख़त्म होने की नौबत आई, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि ईरान ने कहा कि आप हमें हॉर्मुज स्ट्रेट का कंट्रोल की मान्यता आप हमें दोगे, क्योंकि वो हमारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके एक तरह से लगभग ये बात मान ली। उन्होंने ये कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अब ईरान टोल वसूलेगा। जैसे हम लोग हाईवे पे जाते हैं, टोल प्लाजा होता है, टोल देते हैं, तो उस रास्ते से दुनिया भर के जितने भी जहाज़ गुजरेंगे वो एक टोल टैक्स देंगे, और वो काफ़ी बड़ी रकम होगी। तो अमेरिका ने आज ये एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, बल्कि ट्वीट तो अब नहीं रहा, सोशल मीडिया पर उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि चूँकि हॉर्मुज स्ट्रेट का एक हिस्सा ओमान का भी है, तो उन्होंने कहा कि अब ईरान और ओमान ये लोग हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल टैक्स वसूल कर काफ़ी पैसे कमाएंगे, और उन पैसों से ईरान में जो नुकसान हुआ है जंग में, उसकी भरपाई हो जाएगी।
यानी इस एक चीज़ से अमेरिका ने साबित कर दिया कि एक तो ये कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल, और दूसरा ठीक हट जाना मांग लो, इससे पैसे ले लो। और ईरान की संसद में ये बिल आ रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से टोल टैक्स वसूला जाएगा और वो अच्छी खासी रकम होगी। तो अमेरिका इसमें अब अड़चन नहीं लगाएगा, तो अमेरिका ने ये भी हामी भर दी। तो इस तरीके से, और अभी तक जो रिपोर्ट आई है, ये एक शिपिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, AXS कंपनी है, इसने बताया कि कल यानी ट्यूसडे की रात तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कुल 1441 जहाज वहीं फंसे हुए थे, जिसमें तेल और गैस लोडेड है। इनमें से 969 जहाज मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाले हैं जो फंसे हुए हैं, और 621 वो जहाज़ हैं जो हॉर्मुज़ की दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। लेकिन जैसे ये समझौता हुआ उसके बाद हॉर्मुज़ को खोल दिया गया। अब ट्रम्प का स्टेटमेंट आ गया, बता दिया। ईरान ने भी अब उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट जारी किया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अराक्ची की तरफ से। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद अब हम इन 10 सूत्री मांगों को, अमेरिका ने चूँकि बात करने और इस पर गौर करने की हामी भर दी है, तो हम भी सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। और अब सीज़ फायर के साथ ही आज यानी वेंसडे से हॉर्मुज़ को धीरे धीरे करके खोल दिया जाएगा, लेकिन ईरानी आर्म्ड फोर्सेस वहाँ की निगरानी करेंगी और जो छोटी बहुत वहाँ पे थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हुए रास्ता खोल दिया जाएगा। तो आज से जिस तरीके से रास्ता खुलेगा, एक अच्छी खबर पूरी दुनिया के लिए ये है कि जो लगातार एक डर और दहशत के माहौल में हम जी रहे थे तेल और गैस को लेकर, आने वाले हफ्ते भर के अंदर अगर ये हॉर्मुज़ उसी तरीके से काम करने लगा जैसे 28 फरवरी से पहले था, तो फिर ये संकट समझ लीजिए दूर। दुनिया में तेल और गैस की कीमतें जो आसमान पे पहुंच गई थी वापस अपने उसी ढर्रे पर आएंगी और किल्लत तो रहेगी नहीं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, सीज़ फायर भी रुक गया, पर सवाल एक है और वो ये कि आखिर इस जंग में हारा कौन और जीता कौन। 40 दिन की इस जंग में अमेरिका को ट्रंप ने झोंका तो उन्हें क्या मिला, और जो ट्रंप 5 अप्रैल से लेकर 48 घंटे तक भयानक धमकी दे रहे थे पूरी सभ्यता को ख़त्म करने की, वो ट्रंप सीज़ फायर पर क्यों राज़ी हो गए। तो जितने एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो इसका निचोड़ निकाला है बस वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि इजराइल के बहकावे में आकर ईरान पर वो दोनों अगर एक साथ हमला करेंगे 2-3 हफ्ते की बात है, सब खत्म। और वो लगातार कहते रहे थे कि हमने उनकी एयरफोर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, नेवी, लीडरशिप, उनके कमांडर सब खत्म कर दिए, जंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन 40 दिन तक ईरान जंग को खींच गया, मिसाइलें मार मार कर जंगी जहाज़ों को गिराने लगा, और जब जब वो कहते कि कुछ बचा नहीं तब तक वो उनको झूठा साबित कर देता और पूरी ताकत से लड़ रहा है। यहाँ तक कि हाल के वक्त में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले किए और उसने मिडिल ईस्ट के हर देश में जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे ईरान ने मिसाइलें दागनी शुरू कर दी। इजराइल के परमाणु ठिकानों तक पहली बार ईरान ने हमला कर दिया। तो एक तो ये, दूसरा इस जंग की वजह से जो अमेरिकी जनता ही खिलाफ हो गई और वहाँ नो किंग मूवमेंट शुरू हो गया, ट्रंप दबाव में आ गए। तीसरा, जो ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद किया वो एक सबसे अजीब खेल था। एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने से ईरान की जंग दुनिया भर में तेल और गैस की जंग में बदल गई, और नुकसान ये हुआ कि खुद अमेरिका भी महंगाई का मार झेलने लगा। तीसरा नुकसान अलग हो रहा था, जहाज़ का, बाकी चीज़ों का खर्चा भी बढ़ रहा था। इधर इस जंग को लेकर कोई खुश भी नहीं हो रहा है। नाटो के सारे देश ने अमेरिका को अकेले छोड़ दिया, पूरा यूरोप अलग हो गया ट्रंप से। तो एक साथ ट्रंप ने इस एक जंग की वजह से इतनी सारी चीज़ें खो दी कि उन्हें लगा कि अब अगर इससे उबर नहीं पाए तो आने वाले दिनों में और हालत ख़राब हो जाएगी। तो फिर एक रास्ता ढूंढा जाने लगा कि कोई तो आए, बीच में मदद कराए, बातचीत कराए और एक नेगोशिएशन हो, उसके बाद युद्ध विराम, सीज़ फायर हो। तो इसीलिए ट्रंप को ये करना पड़ा। अब इसी जंग की एक दूसरी तस्वीर है। जैसी सीज़ फायर की खबर आई दुनिया के सामने, तेहरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम आ गया। जो तेहरान की जनता दिसंबर तक अपनी ही सरकार के खिलाफ थी, वो सरकार और वहाँ की सेना के लोग नारे लगाने लगी खुशी में।
और उनकी जनता की बात ये थी कि इस जंग में ईरान ने अमेरिका को हरा दिया। ये भीड़ ईरानी जनता की, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ 3 महीने पहले तक थी, इस जंग ने उनको एकजुट कर दिया। बहुत सारे जाने गए जंग में सेनाओं की। सेना तो बेचारे वो होते हैं कि सरकार का हुक्म होता है लड़ना, जो ट्रम्प साहब ने कहा, वो कमांडर इन चीफ हैं यूएस आर्मी के, पहुंच गए। लेकिन कितने सारे मारे गए वहाँ के अमेरिकी सेना के। ईरान के कितने सैनिक मारे गए, इजराइल में भी मारे गए। तो ये जो लीडर हैं ना सारे, इनका हुक्म जान किसी और की जाती है। और हुआ क्या, 40 दिन की जंग अगर ठंडे दिमाग से बैठ के आप निचोड़ निकालें तो क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। लेकिन बर्बादी ना मालूम कितनी। चलिए, सड़क पुल बाकी चीज़ें तो दोबारा बन जाएंगी, जो जाने गए उनका क्या। अब 2 हफ्ते की बात है। 2 हफ्ते के बाद उम्मीद यही की जानी चाहिए कि एक परमानेंट इसके ऊपर फैसला हो जाए और फिर ये दोबारा जंग ना हो। लेकिन कहते हैं कि ट्रम्प कब पलट जाए, कब पलटी मार दें, कब क्या बोलें, कब क्या नया सुबह उठते ही बयान दे डालें, ये शायद ट्रम्प के दाएं और बाएं रहने वाले लोगों को भी पता नहीं है। तो जब तक ये सारी चीज़ें और 2 हफ्ते की ये मियाद ख़त्म नहीं हो जाती, फाइनल समझौता नहीं हो जाता, और इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा गया कि हम बिल्कुल सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर धोखा हुआ तो इन 2 हफ्तों में हमारी उंगलियां ट्रिगर से नहीं हटेंगी। ये सीधे सीधे धमकी है। तो खैर, दुआ यही है कि ये युद्ध विराम या सीज़ फायर शांति का पैगाम लेकर आए और सब कुछ 28 फरवरी से जो पहले था वैसे ही हो। तो इसी के साथ आज की कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।